हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सब मॉड्यूल 17 के पार्ट 2 के बारे में। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि एयरक्राफ्ट के हैंडलिंग और ऑपरेशन में इन्वायरमेंट कंडीशंस का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम आइसिंग यानी डी आइसिंग और एंटी आइसिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इंजन्स का कैसे कैसे स्टार्टिंग प्रोसीजर होता है, इसकी फैमिलियराइजेशन के बारे में बात करेंगे। और एट लास्ट फिर हम बात करेंगे कि एयरक्राफ्ट की टोइंग और टैक्सिंग क्या होती है, यानी एयरक्राफ्ट का जो ग्राउंड मूवमेंट होता है वो क्या क्या चीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट के हैंडलिंग और ऑपरेशन पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है जाननी जरूरी है वो ये होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब होता है जैसे कि हॉटनेस, ठीक है, यानी गर्मी, कोल्डनेस यानी कि सर्दी, रेन हो गया, हैवी विंड हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, या इस तरह की ऐसी कोई भी कंडीशन जो एयरक्राफ्ट को यानी खुद एयरक्राफ्ट को या फिर उस पर काम करने वाले लोगों को अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है यानी अगर हॉटनेस की जो डिग्री हो बहुत ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में जो आपका एयर होता है वो लेस डेंस हो जाता है और इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो घट जाती है। इसी तरह से बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम कोल्ड है तो आइसिंग का कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग करता है, मतलब आइसिंग बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग होते हैं वो भी धीमे पड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जब गर्मी होती है तो हमारा रिएक्शन क्विक होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से रेन है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आप शेड्यूल कोई चीजें नहीं कर सकते, विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन जो है वो अलग अलग तरीके से एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन और हैंडलिंग में प्रभाव डालती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि ग्राउंड पर आप डी आइसिंग और एंटी आइसिंग कैसे करते हैं। एक्चुअल में ये जो दो वर्ड है डी आइसिंग और एंटी आइसिंग, इसका भी मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डी आइसिंग का मतलब होता है एक बार एयरक्राफ्ट पर जमे हुए बर्फ को हटाना और एंटी आइसिंग का मतलब होता है किसी भी तरह से एयरक्राफ्ट पर बर्फ न जमने देना। ठीक है, तो ये अंतर है बेसिक इसमें। जनरली हम जब ग्राउंड पर करते हैं तो हम दोनों चीजें एक साथ ही करते हैं, डी आइसिंग और एंटी आइसिंग। कैसे, मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट आया या फिर एयरक्राफ्ट को डिपार्ट होना है थोड़ी देर में और उस पर बर्फ जमी हुई है। ठीक है, तो उस पर हम कुछ फ्लूइड्स का छिड़काव करते हैं, कुछ फ्लूइड को हम स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है वो बर्फ जो है हट जाता है। ठीक है, और अब बर्फ हटता ही नहीं, जब हटता है तो उसे डी आइसिंग कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी बर्फ था वो हट गया तो वो डी आइसिंग हो गया। और जो फ्लूइड होता है वो इस कैपेबल होता है कि कुछ टाइम तक दोबारा उस पर बर्फ नहीं जमता, तो इस प्रोसेस को एंटी आइसिंग भी कहते हैं। तो यानी जो फ्लूइड्स होते हैं जिनका हम ग्राउंड पर इस्तेमाल करते हैं वो एंटी आइसिंग और डी आइसिंग का काम, दोनों का काम एक साथ करते हैं। ठीक है, कौन से फ्लूइड का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का। ठीक है, ये भी कई तरीके के होते हैं, जैसे टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4 हो गया। ठीक है, टाइप 1 जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, टाइप 2 जो है वो व्हाइट या फिर येलो कलर का होता है, टाइप 3 का कलर डिटरमाइंड नहीं होता है और टाइप 4 जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो आप कलर से भी ये पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का फ्लूइड है। तो अगर आपके एयरक्राफ्ट पर आइसिंग होता है तो ऐसे कंडीशंस में जहाज का वेट बढ़ जाता है, उस पर ड्रैग की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो सरफेसेस हैं उसके ऊपर अगर बर्फ जम गया तो जो एयर फ्लो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसके अलावा जो कंट्रोल सरफेसेस हैं वो अपनी जगह पर जाम हो सकते हैं, यानी वो लॉक्ड हो सकते हैं। इंजन में भी ये सारे बर्फ गिर सकते हैं जिसकी वजह से इंजन खराब हो सकता है या फिर जो एयरक्राफ्ट है वो डिसबैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इस वजह से हमें एंटी आइसिंग और डी आइसिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा एक बार आपने अगर डी आइसिंग और एंटी आइसिंग फ्लूइड्स का छिड़काव कर दिया है यानी स्प्रे कर दिया है, उसके बाद हम इंतजार करते हैं कि पूरी तरह से ये बर्फ जो है हट जाए। जैसे ही एक बार ये बर्फ पूरी तरह से हट जाता है, हमें थोरोली पूरे एयरक्राफ्ट को अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करना होता है। स्पेशली लैंडिंग गियर हो गया, इंजन हो गया, इंजन का कंप्रेसर हो गया, उसको आप हाथ से घुमा कर चेक करो कि वो पूरी तरह से फ्री है या फिर नहीं है। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। इसमें दो टर्म्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है होल्ड ओवर टाइम यानी HOT हॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक बार जो फ्लूइड डी आइसिंग या एंटी आइसिंग फ्लूइड आपने अप्लाई किया तो अप्लाई करने के कितने देर बाद तक उस पर बर्फ दोबारा नहीं जमेगा, इसको बोलते हैं होल्ड ओवर टाइम। और दूसरा जो है वो होता है क्रिटिकल सरफेसेस, यानी ऐसे सरफेसेस जहां पर आप इन फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से सर्फेसेस होते हैं, जैसे कि आपके एंटीना हो गए, सेंसर्स हो गए, जैसे एंगल ऑफ अटैक का सेंसर हो गया, पिटॉट हो गया, स्टैटिक, इस तरह के जो सेंसर्स है यहाँ पर आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हील ब्रेक्स पर आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये फ्लूइड्स उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर सकते हैं।
अब बात आती है कि डिफरेंट टाइप के इंजन को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन का, टर्बो प्रॉप इंजन का, टर्बो फैन इंजन का और एपीयू का, ठीक है, कि इनको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा या जो प्रोसीजर आपकी बुक में दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेमिलराइजेशन है, ठीक है, जो जनरली यूज होता है, क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने अकॉर्डिंग इंजन और उसके परफॉर्मेंस, उसके स्टार्टिंग प्रोसीजर को डिफाइन करता है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन तरीका है, जो एक फेमिलराइजेशन तरीका है, जो एक फेमिलराइज तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी इंजन हो, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां और कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि आपका जो एयरक्राफ्ट हो प्रिवेलिंग विंड में होना चाहिए, यानी सामने से हवा आ रही हो ताकि प्रॉपर एयर जो हो इंजन में जा सके। इसके अलावा किसी भी तरह का डैमेज ना हो एयरक्राफ्ट के अंदर या फिर एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर। जो एरिया जहां पर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके आगे, यानी इंजन के आगे या इंजन के पीछे किसी तरह का एफओडी यानी फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज का चांस ना रहे। इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सफिशिएंट पावर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, जिसको आप जनरली जीपीयू यानी कि ग्राउंड पावर यूनिट कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जिसको हम कहते हैं पिस्टन इंजन, ठीक है। हालांकि ये इंजन बहुत ही कम यूज होते हैं, बहुत ही छोटे एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। इनको स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आप ऑक्सिलरी फ्यूल पंप को ऑन कर देंगे। इसके बाद जो फ्यूल और एयर मिक्सचर का कंट्रोल है उसको रिकमेंडेड पोजीशन पे लेके जाएंगे, जो आपको मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करेगा। फिर आपको थ्रॉटल जो है उसको ओपन करना है। इसके बाद आपको प्राइमर को ऑन कर देना है और इसके बाद आपको स्टार्टर को ऑन कर देना है। इस तरह से आपका इंजन जो है वो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका इंजन स्टार्टिंग प्रोसीजर में आएगा, आपको करना क्या है कि डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आरपीएम इंडिकेटर, मनीफोल्ड प्रेशर गेज, सीएसटी यानी कि सिलेंडर हेड टेम्परेचर, इसके अलावा फ्यूल फ्लो इंडिकेटर, इस तरह के सारे इंडिकेटर्स को फॉलो करना है। देखना है कि क्या किसी भी इंडिकेटर में कोई लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रही है। अगर सारी चीजें सही हैं तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई रेसिप्रोकेटिंग इंजन की। अब हम बात करते हैं टर्बो प्रॉप और टर्बो फैन इंजन की, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं आज के एविएशन में। तो टर्बो प्रॉप इंजन हो या टर्बो फैन इंजन हो, जो दोनों ही इंजन का जो कॉमन स्टार्टिंग प्रोसीजर है वो ये होता है कि सबसे पहले एक स्टार्टर होगा जो आपके कंप्रेसर को घुमाएगा, ठीक है। वो भी हाई कंप्रेसर जो होते हैं, हाई प्रेशर कंप्रेसर, उसको घुमाया जाता है। वो कंप्रेसर जैसे ही घूमना स्टार्ट करता है, आपका फ्यूल फ्लो और इग्निशन ऑन कर दिया जाता है। ये दोनों ऑन करने के बाद आपका जो इंजन है वो धीरे धीरे अपनी जो स्पीड है उसको गेन करना चालू करता है, और जैसे ही जो इंजन है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग स्पीड तक पहुंच जाता है, आप स्टार्टर को डिसएंगेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन तरीका है दोनों ही इंजन के लिए, चाहे टर्बो प्रॉप की बात करो या फिर टर्बो फैन की बात करो। अगर हम एक 1 by 1 करके यानी इसमें बेसिकली बात करें तो टर्बो प्रॉप अगर इंजन है तो आपको बूस्टर पंप ऑन करना है। इसके बाद आपको पावर लीवर को स्टार्ट पोजीशन में डालना है। इसके बाद आपको इग्निशन को ऑन करना है, फ्यूल को ऑन कर देना है, और उसके बाद आपको मॉनिटर करना है कि जो एयरक्राफ्ट का इंजन का ईजीटी यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है वो किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। वो एक लिमिट में बढ़ना चाहिए जो आपको मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करेगा। अगर लिमिट से ज्यादा होता है तो आपको इंजन को तुरंत शट डाउन करके उसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो आपको ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी चीजें चेक करनी है। और जैसे ही इंजन आपका सेल्फ सस्टेनिंग स्पीड पहुंचता है, आपको स्टार्टर को डिसएंगेज कर देना है, ठीक है। तो ये बात हो गई टर्बो प्रॉप इंजन की। इसी तरह से जो टर्बो फैन इंजन है, जो आजकल के हर मॉडल एयरक्राफ्ट में लगे हैं, ये बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटिक होते हैं। इसमें फेडेक्स सिस्टम लगा होता है, तो इसमें इतना ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती है। हालांकि फिर भी हम एक बेसिक अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको पावर लीवर को आइडल पोजीशन में डालना होता है। फिर आप बूस्टर पंप को ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप बूस्टर पंप को ऑन करेंगे, आप देखेंगे कि जो इनलेट प्रेशर फ्यूल गेज है उसमें आपको एक इंडिकेशन होगा कि आपके पंप में ऑलरेडी प्रेशर आ चुका है। फिर आपको इंजन का स्टार्टर ऑन कर देना है और उसका ऑयल चेक करना है कि वो ऑयल ठीक है या फिर नहीं है। फिर आपको इग्निशन ऑन कर देना है। इस तरह से आपका इंजन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होना चालू होगा, आपको ईजीटी मॉनिटर करना है, यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को मॉनिटर करना है। अगर वो लिमिट के हिसाब से बढ़ रहा है तो आपको कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। आप N1 और N2 स्पीड को चेक करिए, और जैसे ही आपका इंजन सेल्फ सस्टेनिंग स्पीड तक पहुंच जाए उसके बाद स्टार्टर को डिसएंगेज कर दीजिए, ठीक है। हालांकि स्टार्टर को डिसएंगेज करना हो गया या फिर इग्निशन को ऑन करना हो गया, जितने भी नए और मॉडर्न एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उनमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, ठीक है। फिर अब बात आती है एपीयू को स्टार्ट करने की। तो एपीयू भी क्या है, एक छोटा सा टरबाइन इंजन ही होता है जो एयरक्राफ्ट के पीछे हिस्से में यानी इंपेलेज में लगाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, तो जिस तरह से मेन इंजन का काम होता है एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड करना, उसी तरह से एपीयू का काम होता है
इंजन को स्टार्ट करना, मेनली काम जो है वो मेन इंजन को स्टार्ट करना विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक पावर। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई का भी काम करता है आपका एपीयू। ठीक है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? तो इसको स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सिंपली आपको एक स्टार्ट बटन दिया होता है, एपीयू स्टार्ट बटन। आप सिंपली उसको ऑन कर दीजिए और आपका एपीयू जो है वो अपने आप स्टार्ट होकर के सारा का सारा इंडिकेशन आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे जो डिस्प्लेज हैं सिर्फ उन्हीं को मॉनिटर करना है एपीयू को स्टार्ट करते वक्त। ठीक है, इसके अलावा जब आप ये सारे इंजन किसी भी इंजन को स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें कुछ अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशंस भी आ सकती हैं जिनके आने पर आपको इंजन को तुरंत इमीडिएटली शट डाउन करना होगा। जैसे कि पहला होता है हॉट स्टार्ट। हॉट स्टार्ट का मतलब होता है कि जब भी आपने इंजन को स्टार्ट किया तो जो आपका ईजीटी यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर था वो रैपिडली बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ा और लिमिट से एक्सीड कर गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉट स्टार्ट। ये अगर हुआ तो इंजन को तुरंत के तुरंत शट डाउन करना होता है। जो प्रोबेबल कॉज है इसका जो जनरली होता है वो तब होता है जब आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है रिच होता है, यानी जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है और एयर की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, दूसरा होता है फॉल्स या फिर हंग स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि इंजन तो आपका नॉर्मली स्टार्ट होता है बिल्कुल, लेकिन वो आपका जो इंजन है वो सेल्फ सस्टेनिंग स्पीड तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हंग या फिर फॉल्स स्टार्ट। इसके अगर प्रोबेबल कॉज की बात करें तो ये जनरली होता है जब आपका स्टार्टर जो है वो पूरी तरह से सफिशिएंट पावर प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी रीजन की वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है या जैसे ईजीटी हो गया या फिर N1 N2 स्पीड अगर ये प्रॉपर नहीं है तो आपको इंजन शट डाउन करके उसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है। फिर जो अगला टॉपिक है वो हमारा एयरक्राफ्ट का टोइंग और टैक्सिंग। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज होता है, तो मैं आपको प्रॉपरली बता दूं। एयरक्राफ्ट के टोइंग की बात करें तो टोइंग का मतलब होता है एयरक्राफ्ट को किसी दूसरे यानी एक्सटर्नल पावर की मदद से ग्राउंड पर चलाना। यानी एयरक्राफ्ट खुद के पावर से, खुद के इंजन से ना चल करके किसी दूसरे एक्सटर्नल पावर से चलता है, जिसको हम टो ट्रैक्टर या फिर टग कहते हैं। ठीक है, जनरली ये आपने देखा होगा, अगर आपने एयरक्राफ्ट में कभी सफर किया तो आप देखते हैं जब बे पर आपका एयरक्राफ्ट लगा हुआ होता है तो रनवे तक जाने के लिए पहले उसे पुश बैक किया जाता है, यानी पीछे की तरफ ढकेला जाता है और उसके बाद एयरक्राफ्ट अपना इंजन स्टार्ट करता है और खुद के इंजन से चल करके रनवे तक जाता है। ठीक है, तो ये जो पीछे ढकेलने का काम है, जो पुश बैक का काम है, ये कोई एक्सटर्नल पावर करती है जिसको हम टो ट्रैक्टर या फिर टग कहते हैं। और इस मोमेंट को जो एयरक्राफ्ट खुद से ना करके किसी दूसरे की हेल्प से कर रहा है उसको हम टोइंग कहते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है? तो पहला तो पुश बैक करने के लिए यानी एयरक्राफ्ट को सीधा करने के लिए, पीछे ढकेलने के लिए क्योंकि एयरक्राफ्ट पीछे नहीं जा सकता। दूसरी चीज, अगर एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, अगर पायलट अवेलेबल नहीं है तो ऐसे कंडीशंस में किसी क्वालिफाइड पर्सन को कॉकपिट में बैठाकर हम विद द हेल्प ऑफ टो ट्रैक्टर या फिर टग जहाज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, इसको भी टोइंग कहा जाता है। जो दूसरी बात है वो है टैक्सिंग। तो टैक्सिंग का मतलब होता है जब एयरक्राफ्ट खुद के इंजन पावर से ग्राउंड पर मूवमेंट कर रहा हो। ठीक है, यानी रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए नहीं गया है, उसके पहले यानी आपने पुश बैक किया, जहाज को सीधा कर दिया, उसके बाद आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट इंजन स्टार्ट करता है और फिर वो टैक्सी करके यानी खुद के पावर पे चलकर रनवे तक पहुंचता है। ठीक है, उस मूवमेंट को बोला जाता है टैक्सी। ठीक है, ये टैक्सिंग जो है ये पायलट जो है वो परफॉर्म करता है, जो आपको फिर आगे ले जाकर के टेक ऑफ करके लेकर के जाता है आपको अपने डिपार्चर तक के लिए। तो जनरली जो टैक्सिंग होता है वो अराइवल और डिपार्चर के टाइम पर किया जाता है, जो पायलट खुद परफॉर्म करता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि जहाज जो है बहुत बड़ा होता है और पायलट एक जगह पर बैठा होता है, तो ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि जब एयरक्राफ्ट पार्क होने के लिए आ रहा हो उस टाइम पर वो अपने विंग्स को या फिर और भी चीजों को मॉनिटर ना कर पाए, यानी उसको सीधाई में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज जो है मॉनिटर ना कर पाए। तो इसके लिए एक सिग्नल मैन यानी एक आदमी पर्सनली बाहर खड़ा होता है जिसको हम मार्शल कहते हैं, या फिर जो मार्शलिंग सिग्नल्स देता है यानी उसको इशारा करता है कि आप किस तरफ आएंगे तो सही ढंग से आ सकते हैं। इसको टैक्सी सिग्नल या फिर मार्शलिंग कहते हैं। ठीक है, जिसकी फोटो मैं आपको दे दूंगा। इसके बहुत सारे इशारे होते हैं जो मैं आपको एक वीडियो दूंगा लिंक में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आज के हमारे इस वीडियो में। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अगर इसी तरह के और भी बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस देखने हो तो एक बार आप चैनल पर जरूर विजिट करिए। ये वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर जरूर करिए। थैंक यू।